जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम, जैसा कि मध्य प्रदेश पढ़ते थे हम, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते थे, तो आज भी हम उसी स्टेप के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे कि मध्य प्रदेश का हमने अभी क्या पढ़ा था। सामान्य परिचय देख रहे थे, उसके बारे में जितने भी फैक्ट थे हमने सभी क्या किए, कंप्लीट की। इसके बारे में आज देखते हैं हम, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके होंगे और यहाँ पे भी देखते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देखना है हमें कि भौतिक विभाजन हुआ कितने भागों में है, कैसे हुआ है, क्या इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो सभी भाग को मैप के माध्यम से देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो इसको हम अभी रख करते हैं। तो देखते हैं भौतिक विभाजन। हेडिंग हमारी क्या बनी है, भौतिक विभाजन। तो हमें थोड़ी मैप बनाना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, रब कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे। मैप से देखते हैं हम, मैप के माध्यम से देखेंगे। यदि हम मैप को समझेंगे तो हमें जो पूरा एमपी है वो क्या लगेगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा। हमें कोई भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने अभी क्या बनाया है, एमपी का ओनली मैप बनाया है। अब इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अभी तो हमें ये आकृति दिख रही है। इसके बाद में मध्य प्रदेश को कितने पठारों में बांटा गया है, तो उन पठारों को देखते हैं हम, कौन कौन से पठार है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखेंगे हम, एक पठार हो गया। इसके आगे यहाँ से देखते हैं, एक पठार हो गया। इसके आगे यहाँ से ये हो गया। यहाँ से देखेंगे एक यहाँ से पठार बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे ये कौन सा पठार होगा। आप जैसा कि जानते हैं, मैं एक एक करके सभी को रूबरू कराऊंगा, प्रत्येक पठार को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से देखते हैं हम, इस प्रकार से हमारा पठारों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। तो सर्वप्रथम ऊपर से लेते हैं हम, कहाँ से लेते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक जाएंगे, प्रत्येक पठार को एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे कौन सा पठार है, तो मध्य भारत का पठार कौन सा है, मध्य भारत का पठार। ये कौन सा होगा, तो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, खंड का पठार। ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया मध्य भारत का पठार। इसके बाद में इसको देखते हैं हम, ये हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। इसके आगे इसको देखते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसके आगे देखते हैं, ये वाला कौन सा है, तो ये बनेगा हमारा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। तो इसको देखते हैं, सतपुड़ा मैकाल पर्वत, मैकाल श्रेणी। इसके आगे देखते हैं, ये कौन सी होगी, तो ये होगी नर्मदा घाटी। इसके आगे देखते हैं, ये हो जाएगा मालवा का पठार। तो अभी हमने सभी को पठारों में विभाजित किया है। ये कौन सा है, तो मध्य भारत का पठार, ये हो गया बुंदेलखंड का पठार, ये हो गया रीवा पन्ना का पठार, ये हो गया बघेलखंड का पठार, ये हो गया सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और ये हो गया नर्मदा घाटी, और ये मालवा का पठार हो जाएगा। तो सभी 7 भागों में हमने अभी मध्य प्रदेश को टुकड़ों में विभाजित किया है। इसके बाद अब हम प्रत्येक को श्रेणीबद्ध करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से क्या करना है। अब इतना आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलो इसको रब करते हैं। रब करने के बाद अब आगे देखते हैं हम।
अब हम सभी को श्रेणी में विभाजित करेंगे कि एक एक करके कि कितने भागों, अभी तो हमने 7 भागों में देखा है, लेकिन जो सतपुड़ा श्रेणी है ये पूर्व से लेकर के पश्चिम तक तो ऑल ओवर गई हुई है। तो इसको देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है, तो सभी को एक एक करके बांटेंगे। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देखते हैं। विभाजन, इसको हमने अभी देखा है, इसको हम देखेंगे। भौतिक विभाजन तो हमने पढ़ा ही था, इसके बाद इसको टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे होगा मध्य उच्च श्रेणी, मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य उच्च प्रदेश। ये हो गया मध्य, यहाँ पे होगा सतपुड़ा, सॉरी यहाँ पे कौन सा होगा? सतपुड़ा। यहाँ पे होगा पूर्वी पठार। यहाँ पे कौन सा? तो पूर्वी पठार। 3 भागों में, और जो जितने भी मध्य प्रदेश था, पूरे मध्य प्रदेश को यहाँ पे श्रेणीबद्ध किया गया है, जिसमें से मध्य उच्च प्रदेश में कितने भाग आएंगे? सतपुड़ा एक अलग ही है, सतपुड़ा में का श्रेणी, तो उसको कितने भागों में बांटा गया है? पूर्वी पठार है, तो इसको भी देखेंगे। तो मध्य उच्च प्रदेश में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। कौन कौन से पठार मध्य उच्च प्रदेश में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से मध्य उच्च प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पठार है। अब यदि उसने पूछा कि नहीं है तो उसको देखना है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। इसके बाद में बुंदेलखंड का पठार इसी क्षेत्र में आता है, मध्य उच्च प्रदेश में आता है। इसके बाद में मालवा का पठार, तो ये सब हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम, फिर आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार, पन्ना का पठार। इसके आगे देखते हैं नर्मदा घाटी, जो कि नर्मदा घाटी थी, तो उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, नर्मदा घाटी। तो 5 पठार, 1 2 3 4 5, तो 5 पठार किस में आएंगे? मध्य उच्च प्रदेश में आएंगे। इसके बाद में सतपुड़ा, तो सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में बांटा गया है? तो सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पे पश्चिमी, यहाँ पे मध्य और पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी, यहाँ पे पश्चिमी श्रेणी है, जो कि श्रेणी, इसको देखते हैं। पश्चिमी श्रेणी जो कि कहाँ पे है? पश्चिमी श्रेणी तो गुजरात, इससे मध्य प्रदेश के, इसमें जो उत्तर मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग होगा वो किससे लगा हुआ है? तो गुजरात से। गुजरात तथा मध्य प्रदेश की बाउंड्री में कौन सी है? तो पश्चिमी श्रेणी है। यहाँ पे जो मध्य श्रेणी है, ये किस किस में है? तो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कौन सी आएगी? तो मध्य में आएगा। और जो पूर्वी श्रेणी है, ये कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। सबसे पहले गुजरात तथा मध्य प्रदेश में कौन सी? तो पश्चिमी श्रेणी। मध्य श्रेणी कौन सी? तो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। जो पूर्वी श्रेणी होगी वो किस किस में? तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य से मिला करके बनती है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे श्रेणी यहाँ पे भी लिखा हुआ है श्रेणी। अब इसको देखते हैं कि मध्य जो पश्चिमी श्रेणी है इसे क्या कहते हैं? तो राजपीपला। क्या कहते हैं? राजपीपला कहते हैं। जो मध्य श्रेणी है, इसकी जिस श्रेणी को क्या कहते हैं? तो महादेव पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। इसकी आप ऊंचाई क्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो पूर्वी श्रेणी है, पूर्वी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी श्रेणी को बताइए, पूर्वी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो मैकाल श्रेणी कहा जाता है। तो जो पश्चिमी भाग है उसे राजपीपला कहते हैं,
जो महादेव पर्वत श्रेणी है ये कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, तो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये कहाँ कहाँ पे फैली है, तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। राजपीपला है गुजरात तथा मध्य प्रदेश। इन राज्यों में ये क्या है, फैली हुई है। इनको देखना है, हम प्रत्येक को एक को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पूर्वी पठार है वो कौन सा है, तो जब हम 5 ये है, छठवां सतपुड़ा हो गया, सातवां कौन बचा हमारा, तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इस प्रकार से पठारों को विभाजित किया गया है। 5 इसमें आते हैं तो पांचों को इसमें देखना है। आप देखते हैं हम हर एक पठार को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मध्य भारत का पठार देखते हैं, हम हेडिंग बनाएंगे मध्य भारत का पठार। तो हेडिंग से पढ़ेंगे, प्रत्येक एक को पढ़ेंगे, साथ के सातों पठारों को पढ़ेंगे। इसके बाद में पठार के समाप्त होने पर हम क्या करेंगे, तुरंत ही संभागों को देखेंगे, संभाग के बाद जिलों को देखेंगे, जिला के बाद में कौन कौन सी परियोजना चल रही है, कौन सा डैम बना हुआ है। तो प्रत्येक जिले की जो जो सुविधाएं दी जाती हैं सभी सुविधाओं को पढ़ेंगे। यदि हम इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश को पढ़ना बहुत टाइम लग जाएगा। देखते हैं यहाँ पे मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। अब देख लेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। तो पहला पॉइंट हम यही से चालू करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, अर्थात यह भौगोलिक अर्थात भूगोल के हिसाब से कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थिति देखेंगे। हम पहला पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे स्थिति, क्या बनाएंगे, स्थिति। स्थिति कहाँ पे है इसको देखते हैं। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो 24 डिग्री 00 मिनट, 24 डिग्री 00 से 26 डिग्री, कितना मैंने कहा 24 डिग्री 00 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट, कहाँ पे, उत्तरी मिनट लिखा है यहाँ पे, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 00 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देखते हैं तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कहाँ पे है, देशांतर। तो हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है, यदि स्थिति पूछी जाए तो 24 डिग्री 00 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश में, तथा 74 डिग्री 50 मिनट से, कितना मैंने बताया, 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट कहाँ पे, पूर्वी देशांतर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। चल आगे देखते हैं। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या है। मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल, किसका, तो मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, क्या बोला मैंने, मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.7% है। कितना कहा मैंने, मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल ऑल ओवर जितना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसमें से कितना है मध्य भारत के पठार का, तो 10.7% किसका है, ओनली मध्य भारत के पठार का है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट देखेंगे हम। इसके बाद में निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण, इसका निर्माण हुआ है, मध्य भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं विंध्यन सेल समूह के अपरदन, विंध्यन सेल समूह के अपरदन तथा नदियों के विक्षेप, तथा नदियों के निक्षेपों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मध्य भारत के पठार का निर्माण विंध्यन सेल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है।
अब इसके आगे और देखते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर रखना है, बिल्कुल सभी डाटा जितना भी होगा वो क्लियर एग्जैक्ट क्लियर होगा। इसके आगे देखते हैं इससे संबंधित जिले कितने हैं। इसके जो मध्य भारत का पठार है इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसको देखते हैं। तो प्रमुख जिले देखते हैं, प्रमुख जिले कौन कौन से जिले हैं। तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जो ऊपरी बेल्ट होगी उसमें कौन कौन से होंगे, तो सर्वप्रथम श्योपुर, पूर्व पश्चिमी से लेंगे श्योपुर, श्योपुर के बाद आ जाएगा अपना मुरैना, मुरैना के बाद देखते हैं भिंड, भिंड के आगे होगा ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर के आगे होगा शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी के आगे होगा गुना, गुना तथा नीमच। इन क्षेत्रों में क्या है, यह फैला हुआ है, आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना तथा नीमच आदि इस पठार के अंतर्गत आते हैं। किस पठार के, तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे देखते हैं जलवायु, यहाँ की जलवायु क्या है, जलवायु, यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ की जलवायु कैसी है, तो विषम जलवायु, विषम जलवायु। अब जलवायु, विषम जलवायु क्या होती है, ये तो समझ में कुछ आया नहीं है सर। विषम जलवायु क्या होती है कि ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मियों के दिनों में अत्यधिक गर्मी होती है। कब, ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मियों के दिनों में अत्यधिक गर्मी, और शीत ऋतु में अर्थात ठंडियों के दिनों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। तो ये क्या कहलाती है, विषम जलवायु। गर्मियों के दिनों में अधिक गर्मी, तो ठंडियों के दिनों में अधिक ठंडी, तो ये क्या है, विषम जलवायु। इसके आगे देखते हैं यहाँ की वर्षा क्या है, तो वर्षा को देखते हैं हम कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पे होती है 50 से 75 सेंटीमीटर। जब कम वर्षा होगी तो विषम जलवायु होगी। इसके बाद में वन देखते हैं कि वन कौन कौन से वन है, तो यहाँ पे वन देख लेते हैं। जब वर्षा कम होगी तो वन कैसे होंगे, कटीले वन, कटीले तथा पर्णपाती वन। तो कटीले तथा पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ये कटीले तथा पर्णपाती वन कौन से हैं, तो कटीले जिनमें कांटे होते हैं। जैसे मैं लूंगा, यदि मैं जैसे को देखते हैं तो जैसे खैर हो गया, बबूल हो गया, बबूल हो गया। इसके आगे खैर, बबूल, पलास, पलास जानते हो, पलास कौन से पौधे को कहा जाता है पता, पलास, छेवला, छेवला तो जानते होंगे जिसका बड़ा पत्ता होता है। इसके आगे महुआ, महुआ आदि इस प्रकार के यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। जब कटीले वन होंगे तो इनके ये क्या होते हैं, पर्णपाती होते हैं। खैर भी होता है, बबूल भी होता है, पलास भी होता है और ये महुआ भी होता है। इसके आगे जो हम देखते हैं मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे जो फैक्ट आएगा नहीं, अब यहाँ पे इसको रब करते हैं तो फैक्ट अगला देखते हैं। तो यहाँ की मिट्टी कौन सी है, मिट्टी को देखेंगे कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जब वर्षा कम होती है तो आपके हिसाब से मिट्टी कौन सी होना चाहिए, बताइए। मिट्टी देखते हैं हम, मिट्टी यहाँ पे कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्यों है उसकी भी रीजन बताएंगे। जलोढ़ मिट्टी, तो मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ तथा कछारी मिट्टी, जलोढ़ तथा कछारी मिट्टी। अब इसके बाद में नदियां देखते हैं, तब पॉइंट समझ में आएगा। इस यहाँ पे देखेंगे नदियां, नदियां कौन कौन सी निकली हैं, तो नदियां देखते हैं चंबल, चंबल, चंबल के आगे सिंध देखते हैं। इस पठार के अंतर्गत कौन कौन सी बहती हैं, सिंध, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, पार्वती, पार्वती के आगे देखते हैं हम कुंवारी नदी, कुंवारी के बाद कुंवारी तथा
सीप आदि नदियां बहती हैं। जब एक पठार से इतनी नदियां बहती हैं तो पूरे जो ऑल ओवर एमपी है उसमें से कितनी नदियां बहती हैं और एमपी में कितनी नदियों का उद्गम हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखते हैं चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी तथा सीप नदी यहाँ से क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर से हुआ है। ये नदी बहुत बड़ी नदी है। तो यह मुरैना वाली बेल्ट में अर्थात मध्य प्रदेश की इस वाली बेल्ट में सबसे ऊपर की बेल्ट देखते हैं, इस वाली में ये से ऊपर हो जाएगा, ये क्या है, मुरैना हो जाएगा, यहाँ पे भिंड हो जाएगा। तो यहाँ से होकर के गुजरती है भिंड नदी। तो यहाँ पे मुरैना में क्या करती है, यह बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ अर्थात इस प्रकार की स्थिति बनाती है, यह मिट्टी का कटाव करती है, अत्यधिक मिट्टी का कटाव करती है, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, बीहड़ होते हैं। जब बीहड़ होंगे तो डाकुओं का आश्रय स्थल होगा, इसलिए इसे डाकुओं का आश्रय स्थल कहते हैं। इन बीहड़ों को क्या कहते हैं, आश्रय स्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारी पुलिस आएगी, पुलिस फोर्स, यदि आप 100 नंबर लगाओगे कि पुलिस यहाँ से घाटी चढ़ेगी तो देखेंगे पुलिस डाकू की क्या पुलिस आ रही है, तो ये यहाँ पे पहुंचेंगे। जैसे ही पुलिस यहाँ आएगी तो ये यहाँ से होकर के यहाँ पहुंच जाएंगे, तो पुलिस इनको आसानी से पकड़ नहीं पाती है, अर्थात यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, डाकुओं को आश्रय स्थल, आश्रय प्रदान करते हैं, इसलिए इसे डाकुओं का स्वर्ग कहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये चंबल नदी है जो अपने साथ क्या मिट्टी या धूल के कण या खाद आदि बहा करके, सड़े गले पत्तों को बहा करके लाती है, तो यहाँ पे छोड़ देती है। इसलिए यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला फैक्ट देखते हैं, नदियों के बाद यहाँ पे विशेष देखते हैं कि यहाँ का विशेष क्या है, इस पठार का विशेष क्या है। इस पठार, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। फसल तो हमने पढ़ा नहीं है, फसल हम इसके बाद में देख लेंगे, या फिर हाँ सबसे पहले फसल देखते हैं तब पता चलेगा हमें। तो फसल देखते हैं यहाँ पे, फसल को देखते हैं। तो सर्वप्रथम सरसों, तिल, गेहूं आदि इस प्रकार की यहाँ पे फसल होती है। तो इसके बाद में हम विशेष देखते हैं। तो इसको पहले रब करने के बाद हम यहाँ का विशेष देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें बताई है मैंने। तो तिल बताई है, सरसों बताई है, सर्वप्रथम सरसों बताई है, इसके बाद में गेहूं बताया है। तो जब सरसों अधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात नदी होने के कारण यहाँ के लोग क्या करते हैं, सरसों को अत्यधिक उगाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ का विशेष देखते हैं। विशेष मुख्य रूप से मुख्य फैक्ट है, क्योंकि 2 बार पूछा गया है, इसके बाद आने की संभावना है, तो आप इसको देखिए। तो यहाँ पे जो मध्य भारत के पठार को किस नाम से जाना जाता है, तो सरसों की हांडी कहा जाता है। डबल एपोस्ट्रोफी कोमा में लिखेंगे, सरसों की हांडी कहा जाता है। तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। इसके बाद में अगला फैक्ट देखते हैं कि यह क्या करती है, बीहड़, मैंने पहले बताया कि बीहड़ का निर्माण करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। यह कौन सा क्षेत्र है, तो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। तो सर्वप्रथम मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, तथा यह कौन सा प्रदेश है, तो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके आगे पहला पठार हम पढ़ चुके हैं, इसके आगे देखते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। एक पठार मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और सभी ने आसानी पूर्वक पढ़ा होगा। तो अगला देखते हैं मध्य बुंदेलखंड का पठार। तो हेडिंग कौन सी बनाएंगे हम, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। चलो, बुंदेलखंड का पठार हमने कहाँ पढ़ा था, तो यह इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति देखते हैं हम। स्थिति बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पठार की किस में है, तो पूर्व दिशा में।
जैसे मध्य भारत, अभी आप इमेज कीजिए कि मध्य भारत का पठार कहाँ पे था, सबसे ऊपर था। इसके जस्ट बगल में इस साइड हमने देखा था, यहाँ पे कुछ था जहाँ पे बुंदेलखंड का पठार था। तो मध्य भारत के पठार के जस्ट पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। तथा रीवा पन्ना के किस ओर है, तो पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम की ओर है, यहाँ पे दिखा था। तो यहाँ पे क्या था, बुंदेलखंड का पठार था। यहाँ पे रीवा पन्ना का था, रीवा पन्ना का। यहाँ पे क्या था, तो मध्य भारत का था। तो मध्य भारत के पठार के पूर्व में है। इसके किस में होगा, तो इसके तो ये किस में है, यदि इस प्रकार से देखते हैं तो उत्तर पश्चिम की दिशा में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो मध्य भारत का पठार अर्थात बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पठार के किस में है, तो पूर्व दिशा में स्थित है। तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यदि इसकी स्थिति के बारे में बात की जाए तो स्थिति इसकी क्या है, तो 24 डिग्री 6 मिनट से 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट, कितने, 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसके आगे देखते हैं 77 डिग्री 51 मिनट तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री 20 मिनट, 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। 24 डिग्री 6 मिनट से किसकी, बुंदेलखंड के पठार की स्थिति बता रहा हूँ। 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या स्थित है, हमारा बुंदेलखंड का पठार स्थित है। यदि स्थिति के बाद इसका देखते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है इसका, बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.7%, कितना है, 7.7 अर्थात 7.7% है। लेकिन इसके जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि मध्य भारत का पठार, तो उसका क्षेत्रफल कितना था, तो 10.7% था। इसके आगे देखते हैं हम संबंधित जिले कौन से हैं, तो जिले देख लेते हैं हम, जिले कौन कौन से हैं। जिला सर्वप्रथम दतिया के आगे सागर के बाद टीकमगढ़ के बाद आगर मालवा। इसके आगे देखते हैं आगर मालवा के बाद छतरपुर के बाद नेवाड़ी तथा पन्ना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम दतिया, सागर, टीकमगढ़, आगर मालवा, छतरपुर, नेवाड़ी तथा पन्ना इस जिले के अंतर्गत, इस पठार के अंतर्गत आते हैं। तो सभी पठारों को एक एक करके देखना है, तो इसे रफ कर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं अगला चैप्टर। यहाँ की जो वर्षा है, वर्षा को देखने जाएंगे हम कि वर्षा क्या है, यहाँ का वन क्या है। तो सर्वप्रथम वर्षा को देखते हैं हम। वर्षा क्या है यहाँ, तो वर्षा हो जाएगी वो वहाँ पे जो मध्य भारत का पठार है वो कितनी थी, 50 से 75 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ की वर्षा कितनी होगी, तो 75 से 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। यदि यहाँ के वनों की बात की जाए, वन, जब यहाँ पे क्या है, ये वर्षा कम होगी तो वन भी कैसे होंगे, कटीले वन होंगे। कितने होंगे, कटीले वन, कटीले तथा पर्णपाती वन होंगे। जैसे में देख लेते हैं हम, महुआ, बबूल, खैर, पलास के आगे देखते हैं हम
सेजा, सेजा, सेजा के आगे देखते हैं आदि। इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार के वन पाए जाते हैं जो कि कटीले वन हैं। तो इस आगे देखते हैं वन के बाद अब देखते हैं यहाँ की फसल। फसल क्या है, जब वर्षा कम होगी तो फसल भी क्या होगी, ऐसी होंगी कि जो कम पानी में उग जाए। देखते हैं गेहूं, गेहूं, ज्वार, ज्वार, ज्वार के आगे देखते हैं तिल, तिल आदि। इस प्रकार की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो गेहूं, ज्वार, तिल आदि इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कटीले वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जिनमें कांटे होते हैं, महुआ में तो होते नहीं, बबूल में होते हैं, खैर में होते हैं, पलास में नहीं होते हैं, सेजा में भी नहीं होते हैं, और बहुत सारे कटीले वन पाए जाते हैं। इसके आगे देखते हैं फसल के आगे जलवायु देखते हैं। यहाँ की जलवायु क्या है, जलवायु सम जलवायु है या विषम जलवायु है। तो यहाँ की क्या जलवायु है, विषम जलवायु, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। विषम जलवायु का तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी। तो विषम जलवायु आपको समझ में आ गई होगी। तो जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी होती है, ठंडी होती है। वो याद कीजिए आप, सर्दियों का दिन अर्थात ठंडियों का दिन, जब आपकी नाक से पानी आता है और दाढ़ी हमारी क्या होती है, ऊपर नीचे होती है और दांतों में गिड़गिड़ाती है, तो वो याद आपको दिन अच्छे से याद होगा। आगे देखते हैं यहाँ का जो खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं। तो खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ निकलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो खनिज देखते हैं हम, खनिज देखते हैं। जब पन्ना लगा हुआ है तो पन्ना में तो आपको जाहिर सी बात है, पता है कि क्या होगा, हीरा होगा। क्या है, तो हीरा, हीरा, चूना पत्थर, चूना पत्थर आदि। इस प्रकार के यहाँ पे क्या निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थ उगाए जाते, निकाले जाते हैं। चलो आगे यहाँ का विशेष देखते हैं अब कि विशेष क्या है। यहाँ का विशेष, विशेष को देखने जाएंगे हम तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है तो उसको हम देखेंगे। चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 1172 मीटर है। यदि सिद्ध बाबा की चोटी पूछा जाए, उसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 1172 मीटर है। इसके आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट बना करके देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है और क्या है। तो मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, इसका जो विशेष एक और विशेष है तो उसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की गंगा, तो बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा, गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, बेतवा नदी को कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की गंगा जो बेतवा नदी है उसे कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं, यह सूखा हुआ, अत्यधिक सूखा हुआ, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसको तो नॉर्मली कहा जा सकता है, कोई बात नहीं है। तो बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। आज के लिए इतना ही था। बाकी जो कि 5 अभी पठार और बचे हुए हैं, सभी पठारों को इसी प्रकार से हम फैक्ट बाय फैक्ट पढ़ेंगे, थ्योरिकल पढ़ेंगे एक एक करके, ताकि हमें क्लियर होता जाए। तो सभी पॉइंटों को फाइनल करना है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों। लेकिन हाँ, लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लगने लगता है। सभी लोग सपोर्ट जरूर करना।